दोस्तों रिएक्ट जेएस में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग HTML, CSS और रिएक्ट जेएस का यूज करके एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये इसका आउटपुट डेमो है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 7 × 4 और यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो 28 आंसर आ गया। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा तो स्क्रीन जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और जैसे किसी ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके क्लिक किया तो यहाँ सिंटेक्स एरर आ जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट हमको यहाँ पर बनाना है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो पहले मैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग करूँगा। जो CSS है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। CSS में केवल एक्सप्लेन करूँगा और जो प्रोजेक्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें हम एज इट इज़ यही CSS फाइल यूज़ करेंगे और वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप पूरी CSS को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे CSS जो है वो वर्क कर रही है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग करते हैं। तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो फोल्डर है इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लोज फोल्डर कर देता हूँ और ये इसको हम लोग जूम पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये मैंने यहाँ टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ मैं npm create with। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ फोल्डर और डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पर हम लोग एक इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर ये मैंने जो कॉपी किया था ना प्रोजेक्ट के लिए, टर्मिनल ओपन किया मैंने, ये टर्मिनल आ गया। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो बेसिक कमांड है वो मैंने लिया और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये पूछेगा मुझे सिस्टम जो पूछेगा वो पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ कैल्सी। ठीक है, कैल्सी रख देते हैं हम लोग। तो ये प्रोजेक्ट का नेम हो गया। यहाँ पर मुझे रिएक्ट का प्रोजेक्ट चाहिए तो मैंने रिएक्ट रखा और यहाँ पर मैंने रखा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये देखिए कैल्सी का प्रोजेक्ट यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके अंदर CLS करता हूँ और यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा npm install। तो मैंने npm install रन किया। ठीक है, ये npm इंस्टॉल हो रहा है। npm इंस्टॉल रन हो जाने के बाद में हम लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। जैसे अभी ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड लेता है ये कॉन्फ़िग होने में। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िग हो जाएगा। उसके बाद में हम npm run dev कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आप देखोगे कि प्रोजेक्ट यहाँ पर कॉन्फ़िग हो गया है। अब मैं जो है वो रन करूँगा यहाँ पर npm dev कमांड। तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run और npm run dev कमांड को मैंने रन किया। तो npm run dev कमांड रन करूँगा तो ये प्रोजेक्ट का URL मुझे यहाँ मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो ये URL यहाँ आ जाएगा जिस पे ये प्रोजेक्ट मेरा जो है वो रन होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल से क्लिक किया और प्रोजेक्ट को ओपन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है और ये जो है वो मेरा डेमो प्रोजेक्ट है। तो ये न्यू प्रोजेक्ट है और ये डेमो प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर ये जो CSS है ना, तो मैं CSS तो मैंने क्या कहा था कि CSS में कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से CSS को कॉपी की और CSS को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग इंडेक्स डॉट SRC फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट CSS है। तो इंडेक्स डॉट CSS को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स डॉट CSS को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट CSS को अपडेट कर दी। अभी चूंकि index.css जो है वो मैंने app.css
गलती से मैंने गलत CSS ले ली है, 1 सेकेंड। ये कैलकुलेटर है, SRC है, यहाँ मुझे index.css चाहिए था, इसको कॉपी करना है। तो ये मैं CSS को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये CSS मेरी आ गई है पूरी। आप देख रहे हो प्रोजेक्ट का लुक एंड फील जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, पहले मैं इस CSS को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि CSS तो हमने ऑलरेडी कॉपी कर ली, तो अभी CSS को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग इसको 1 बाय 1 सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये CSS फोल्डर है, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये जो CSS है, इसमें ये बटन जो है वो क्लियर, स्क्रीन को क्लियर करने के, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है उसको क्लियर करने के लिए है। तो पहले तो बॉडी में मार्जिन 0 हमने लगाया है। यहाँ पर ये जो कलर ये जो बॉडी कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, वो इस वाली CSS की प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल हम लोगों ने ये बैकग्राउंड कलर के लिए ये प्रॉपर्टी लगाई है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रीव्यू इसका दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर की CSS। उसके बाद में जो कंटेनर है, कंटेनर हमारा मेन डिव है, यानी ये जो पूरे कैलकुलेटर का आउटपुट आ रहा है वो कंटेनर के अंदर आ रहा है। तो कंटेनर का जो बैकग्राउंड है, यानी कि ये वाला जो पूरा बैकग्राउंड है, ये कंटेनर का बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और यहाँ पर अगर आपको कंटेनर दिखाऊं, तो ये कंटेनर देखिए, ये कंटेनर का पूरा बैकग्राउंड है। तो कंटेनर का बैकग्राउंड यहाँ से आ रहा है। फिर जस्टिफाई कंटेंट में कुछ एरर है, ये प्रॉपर्टी अभी शायद इस पर नहीं लग रही है, पेडिंग है ना। तो देखिए पेडिंग मैंने दी है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर पेडिंग टॉप से 50 पिक्सल, पेडिंग टॉप से 50 पिक्सल, यानी कि ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन 2, तो ये देखिए मार्जिन है, तो ये हम लोगों ने मार्जिन दे दिया। मार्जिन यानी इसके ऊपर कंपोनेंट के आउटसाइड वाला स्पेस जो है वो मार्जिन हो गया। उसके बाद में रेडियस, तो देखिए ये रेडियस मैंने दी, तो रेडियस 40 हो गया, तो रेडियस 40 पिक्सल ये हो गया। और बॉक्स शेडो, तो ये बॉक्स की शेडो हो गई, और ये जो है वो विड्थ हो गई कैलकुलेटर की। तो ये कंटेनर की CSS थी, ठीक है। कंटेनर की CSS के बाद में एक क्लास हमने बनाई यहाँ पे बटन्स की क्लास, तो ये बटन की क्लास हो गई। बटन की क्लास में मैंने क्या किया, अब जो बटन की क्लास है उसमें देखिए पहले तो मैंने कर्सर पॉइंटर किया, यहाँ पे ये कर्सर पॉइंटर हो गया। और कर्सर पॉइंटर हो जाने के बाद में बॉर्डर रेडियस, यानी ये वाली जो बॉर्डर रेडियस है वो बॉर्डर रेडियस हो गया। ये CSS जो है बटन की, वो कहाँ पे लग रही है, जस्टिफाई कंटेंट, बैकग्राउंड, और ये जो है वो बटन है। 1 सेकेंड, ये HTML है, ये बटन है, और ये बटन एलिमेंट में हम लोग गए, HTML में हम लोग गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये बटन है ना, ये बटन है, ये जो है बटन्स क्लास देखनी मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, तो मुझे HTML दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ बटन्स, ये बटन क्लास है। अभी देखिए बटन्स क्लास में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया, तो डिस्प्ले ग्रिड से ये चेंज हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ग्रिड, तो ग्रिड कॉलम, यानी ग्रिड कॉलम 4 6, तो ये कॉलम यानी कि ये वाली जो विड्थ है उसको हम लोगों ने कॉलम बताया। तो विड्थ कॉलम रिपीट 4 और 6 REM। यहाँ पर फिर दूसरा हमने किया रो, रो यानी कि ये वाला जो है वो रो हो गया। और रो के बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाली CSS का काम। उसके बाद में जो CSS प्रॉपर्टी हमने लगाई वो बटन के अंदर वाली बटन, यानी कि ये इंडिविजुअल बटन की बात हो रही है, जैसे ये एक इंडिविजुअल बटन है, तो इस पे ये प्रॉपर्टी लगाई है। इसमें बॉर्डर शेडो हमने यहाँ दी है, कर्सर पॉइंटर दिया है, बॉर्डर रेडियस दी है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल दिया है, बॉर्डर का कलर दिया है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन दिया है और कलर दिया है। तो ये जो हो गया वो इसका हो गया। अब ये AC, AC का क्या मतलब है,
कि एसी का मतलब यहाँ पर ये इससे है, ये जो एसी बटन है इस पे जो बैकग्राउंड आ रहा है, राइट, ये जो एसी बटन है इस पे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के लिए ये प्रॉपर्टी है, और बैकग्राउंड के बाद में बॉक्स शेडो के लिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया एसी का। उसके बाद में दूसरा है बटन होवर, तो बटन पे होवर करने पर यहाँ ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये बटन होवर हो गया। और उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे ये बटन इतना बड़ा आ रहा है ना, तो ये बटन इतना बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो इससे जो बटन है वो प्रॉपर वे में आ रहा है, यहाँ पर जो डिजाइन हमने किया है उस हिसाब से। तो ये बटन की सीएस हो गई। उसके बाद में आउटपुट, आउटपुट से मतलब ये वाले टेक्स्ट बॉक्स से मतलब है, ये एक इनपुट बॉक्स है जो कि जिसको हमने आउटपुट बोला है। तो आउटपुट की विड्थ हमने 80% दी है, बैकग्राउंड हमने आउटपुट का ये दिया है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज किया है, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड किया है, जस्टिफाई कंटेंट पेडिंग, और ये नॉर्मल सी सीएसएस जिसमें हाइट है, कलर है, फॉन्ट साइज है और टेक्स्ट अलाइन है। तो ये सीएसएस हो गई। सीएसएस को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप सीएसएस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, अब हमको जो है वो HTML डिजाइन करना है। तो हम लोग चलते हैं HTML डिजाइनिंग की तरफ। HTML डिजाइनिंग में जाते हैं हम लोग। तो HTML डिजाइन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये तो CSS का काम है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और HTML, तो HTML के लिए यहाँ जाना होगा मेरे को। अभी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो क्या है, एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये पूरा HTML यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये HTML हटा देने के बाद मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिया क्लास नेम, ये div है, और div के बाद में ये हो जाएगा मेरा क्लास नेम। क्लास नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो CSS थी उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, index.css, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा कंटेनर, तो ये कंटेनर आ गया, और इस कंटेनर को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये कंटेनर आ गया क्लास नेम के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे div बंद करते हैं, तो ये div जो है वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये div बंद हो गया, और अब आउटपुट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब दूसरा काम जो है वो क्या करना है मेरे को, दूसरा काम यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये आउटपुट यहाँ आ गया है। अब इसके अंदर मेरे को बनाना है एक इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म के अंदर एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फॉर्म, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं फॉर्म। तो ये हो गया फॉर्म, फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग हो गया। फॉर्म टैग में कुछ करना नहीं है, इनपुट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और क्लास नेम की बात होगी तो क्लास नेम। अब क्लास नेम देखिए यहाँ पर आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अभी इसका जो क्लास नेम है ना वो यहाँ पर हम देख लेते हैं डेमो में। तो ये डेमो में जो क्लास नेम है हमारा वो ये है। तो हमको ये तीनों क्लास यहाँ लगानी पड़ेगी। तो क्लास नेम में मैं ये तीनों क्लास नेम दे देता हूँ, सिंपल। तो ये क्लास नेम हो गई मेरी, और ये अब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक डिव बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक डिव है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक डिव है जिसकी क्लास है बटन। तो हम लोग एक डिव बना लेते हैं। यहाँ हम चलते हैं और फॉर्म के बाहर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने डिव बनाया, और डिव में मैंने एक प्रॉपर्टी ली जिसका नाम है यहाँ क्लास नेम। क्लास नेम में जाके यहाँ पे बटन्स किया, तो आप देखोगे आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी तो खैर बटन बना ही नहीं है, तो बटन बनानी, तो यहाँ पर कितनी बटन बनेगी, तो ये बहुत सारी बटन, यानी कि सारी बटन बनेगी। तो सारी बटन को मैं क्या करते हैं, चलिए यहाँ से एक काम करते हैं,
कि वन बाय वन करके सारी बटन बनाते हैं या पहले बटन को काउंट करते हैं कितनी बटन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बटन है। तो 18 बटन है तो मैं यहाँ बनाऊंगा बटन और इंटू 18 कर देते हैं, ठीक है। बटन इंटू 18, ये तो बहुत अच्छा एक फीचर है जो कि जैसे ही इंटू में करूंगा, कीबोर्ड में इंटू का है, ये इंटू और 18 कर देता हूँ, ठीक है। तो 18 बटन यहाँ बन जाएगी, आप देखोगे ये 18 बटन बन गई, ठीक है। अब 18 बटन को अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पर हम लोग कि जो हम लोगों को एक सेटिंग करनी होती है कोड फॉर्मेटिंग के लिए, तो वो कोड फॉर्मेटिंग की सेटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से ये जो फोल्डर है इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी करते हैं और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर ले। अब आप जाओगे यहाँ पर और जब इसको सेव करोगे ना तो ये फॉर्मेट होगा कोड, ठीक है। इसको एक बार बंद कर लेते हैं, फाइल को यहाँ जाके सेव करते हैं और ये VS कोड है। ये कोड फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड किया, यहाँ जाके इसको सेव किया, यहाँ जाके मैंने क्या किया बटन, और ये बटन तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना होगा, एक बार प्रोजेक्ट को बंद करके चालू करना होगा, तब हमारा जो कंटेनर है मतलब जो कोड फॉर्मेटर है वो वर्क करेगा। तो मैं यहाँ ओपन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ मैं ओपन प्रोजेक्ट पे गया, ओपन प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं डॉक्यूमेंट में गया, यूट्यूब प्रोजेक्ट में गया और केल्सी को मैंने ओपन कर लिया। अब चूंकि ये वर्क करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर जाकर app डॉट इसमें जाते हैं, बटन को मैं वापस से हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन इंटू 18 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाकर मैंने लिखा बटन और इंटू 18, ठीक है। क्या हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड ले क्यों नहीं रहा है? फाइल सेव, हाँ फाइल तो सेव हो रही है। यहाँ मैंने लिखा बटन और इंटू 18, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ बटन बन गई, ठीक है। बटन, अब इसके अंदर सारी बटन बनानी है, तो ये तो हमने एक डिव बनाया, इस डिव के अंदर मैं बनाता हूँ बटन। तो मैंने यहाँ लिखा बटन, ये बटन बनी है और ऐसा 18 बटन चाहिए मुझे, तो मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बटन बन गई। अब हम चलते हैं डेमो की तरफ। तो ये डेमो है हमारा और इसको आप यहाँ पे दोबारा से टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो ये टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ npm run dev, ठीक है। npm run dev लिखा मैंने, तो जैसे ही मैं npm run dev लिखूंगा ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा मेरा, और आप देखोगे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर और ये देखिए सारी बटन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सारी बटन्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी। अब मैं हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हम लोग ये क्लासेस लगा देते हैं। जैसे एसी वाली बटन के अंदर ये क्लास चाहिए, तो एसी वाली बटन यानी कि फर्स्ट वाली बटन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लास नेम। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास नेम, क्लास नेम में ये मैंने लिख दिया। तो अभी आप देखोगे एसी बटन का डिजाइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। एसी बटन का डिजाइन आ गया। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा मुझे काम करना है कि बाकी सारी बटन में भी मुझे क्लास लगानी है। तो बाकी सारी बटन में जो क्लास है वो देख लेते हैं। बाकी तो बटन ही है, कोई क्लास नहीं है, लेकिन नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और लास्ट वाला जो बटन है इक्वल टू का, उसमें ये लगेगा। तो यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ क्लास नेम में, ये हो गया इक्वल टू, ठीक है।
तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, नेम इंक्लूड करना है, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ। कंट्रोल डी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल डी ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक नेम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम इक्वल टू, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, नेम, तो अभी नेम आ गया। अब नेम में आप देखोगे ना, यहाँ पर ये जो नेम है, यहाँ पर सबसे पहला जो नेम है वो क्या होगा, ये तो एज इट इज नेम रखना है। जैसे एसी का नेम जो है वो, एसी में तो कोई नेम की जरूरत नहीं, लेकिन डिलीट में भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से नेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से नेम जो है वो इक्वल टू के साइन से। तो जो div है, अभी देखिए div के लिए यहाँ पर नेम में मैं इसको रख देता हूँ, तो यहाँ पर नेम में इसको रखा, लेकिन यहाँ पर एक, अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करना है ना, क्या प्रिंट करना है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो प्रिंट करना, जो डिवाइडर होता है उसको प्रिंट करना अगर आप चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लगाना होता है @ और यहाँ पर आपको लगाना होगा div डिवाइड, तो IDE और ये, ठीक है, इससे ये जो है वो आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये डिवाइड लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड तो लिखा गया, लेकिन एक चीज और मुझे यहाँ करनी थी, तो वो भी हम लोग कर देते हैं। हमको यहाँ पर ऑन क्लिक भी ऐड करना है ना, तो ऑन क्लिक ऐड करना है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल डी सॉरी, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इतना इतना पूरा नेम को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, यहां तक जाता हूं, और यहां में एक प्रॉपर्टी और ऐड करता हूं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं लिखता हूं हैंडल चेंज, तो HANDLE हैंडल चेंज, हैंडल क्लिक, सॉरी हैंडल क्लिक, तो ये हैंडल क्लिक हो गया, ये हो गया। अभी आपका प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैंडल क्लिक हमने डिफाइन नहीं किया, डेट इज ओके, अभी हैंडल क्लिक को हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर हैंडल क्लिक को हम लोग अभी डिफाइन कर देंगे। इनफैक्ट पहले हैंडल क्लिक को डिफाइन कर ही देते हैं, तो यहाँ मेरे को हैंडल क्लिक को डिफाइन करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैंडल क्लिक, सो ये हैंडल क्लिक, और इसको मैं बनाऊंगा एरो फंक्शन, तो ये हो जाएगा हैंडल क्लिक। इसमें मैं दे देता हूँ ई, क्योंकि मुझे क्लिक इवेंट यहाँ हैंडल करना है, और ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। अभी एरर चली जाएगी और ये प्रोजेक्ट जो है वो वापस से इसमें आएगा। अभी भी कुछ एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर है। हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ओके, हैंडल क्लिक तो डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, अब तो एरर जो है वो नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ऐसा एरर क्यों आ रहा है। The class name handle click is not defined. 1 second, handle click is not defined क्यों आ रहा है। सो यहां से कुछ रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, सेव किया। अब हैंडल क्लिक तो, चूंकि हैंडल क्लिक जो है, इसको हटाओ यहां से, या एक नॉर्मल फंक्शन, अभी इसको एक नॉर्मल फंक्शन बना के देखते हैं, फंक्शन हैंडल क्लिक, और इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बाद में अभी उसको सही करते हैं एरर को, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, यानी कि 7 8 9, और यहाँ पे डिलीट भी आना चाहिए, तो इसके बगल में तो डिलीट बटन आएगा, यानी कि ये डिलीट बटन है, तो डिलीट बटन का कोड आएगा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डिलीट बटन का कोड लिखना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डिलीट लिख देता हूँ, ठीक है। डिलीट बटन में नेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोड है वो अगर मैं यहाँ देखूं तो इसी तरीके से डिलीट बटन बना है, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर,
कि जो बटन है जैसे 7 है तो 7 का बटन बनाना है, 7 लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, ये 7 हो गया। डिलीट बटन का कोड हो गया, 7 हो गया है, डिलीट बटन हो गया है। कुछ और हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? डिलीट बटन है, बटन से बटन के अंदर ये है, फिर यहाँ 7 है। ठीक है, 7 8 9, 7 8 9, तो ये 7 हो गया। उसके बाद ये 8 हो गया, ये 8 के बाद में ये जो है वो 9 हो गया, ये मैंने लिखा यहाँ 9 हो गया। 7 8 9, 7 8 9। उसके बाद में तो हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को पूरा का पूरा जो बटन का डिव है वो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है जी, तो इस पूरे बटन के HTML को कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी एलिमेंट किया और यहाँ जाकर इस वाले डिव को पूरा कंटेनर के अंदर, कंटेनर में कुछ नहीं करना है, फॉर्म में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाकर और इसको ले लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं। ठीक है, तो एकदम डिक्टो हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया है। लेकिन अभी कुछ कैलकुलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो कैलकुलेटर काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलकुलेटर काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिव है ना, अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा, तो हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेटर जो है वो हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कोड है, अब हमारा आउटपुट HTML का आउटपुट आ गया, लेकिन अभी एरर आ गई। एरर इसलिए आई है क्योंकि अभी हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किए, है ना। मतलब हमको हैंडल क्लिक डिफाइन करना है, फिर डिलीट बटन के लिए कोड लिखना है और कैलकुलेट बटन का कोड लिखना है और क्लियर बटन का कोड लिखना है। यानी हमको 4 फंक्शन यहाँ बनाने हैं। तो हमको क्या करना है, एक एक करके एक फंक्शन को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये जो है, मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा रिजल्ट और रिजल्ट में मैं यहाँ सेट रिजल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेट काउंट की जगह में सेट रिजल्ट करूंगा, ये आर को मैं कैपिटल कर देता हूँ और यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे दूसरा फंक्शन यहाँ बनाना है, तो दूसरा फंक्शन बनाना है, वो क्या बनाना है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मैं बनाऊंगा एक एरो फंक्शन, और वो एरो फंक्शन होगा क्या मेरा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर क्लियर बटन का ही कोड लिखते हैं, तो क्लियर फंक्शन बनाए, ये एक एरो फंक्शन होगा। और इस फंक्शन, ये जो एरो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में क्या करना है, मेरे को सिर्फ क्लियर करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना रहा था, तो इसको मुझे क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पर सेट रिजल्ट कॉल करूंगा, ये सेट रिजल्ट, और सेट रिजल्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सिंपल, ये हो गया मेरा क्लियर कोड। ठीक है, अब मुझे दूसरा फंक्शन बनाना है यहाँ पर, जो कि है इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी कि जो फंक्शन मेरा काम करेगा। ठीक है, तो वो फंक्शन कौन सा है मेरा, वो फंक्शन यहाँ पर है मेरा जिसको मैं बोलूंगा, एक तो कैलकुलेट फंक्शन है और एक फंक्शन है यहाँ पर हैंडल चेंज। तो पहले हम लोग हैंडल चेंज बनाते हैं, तो मैं कॉन्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर जो कॉन्स्ट फंक्शन है ना, कॉन्स्ट फंक्शन के अंदर मेरे को लिखना है यहाँ पर हैंडल चेंज। तो मैं कॉन्स्ट फंक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर हैंडल क्लिक, तो यहाँ मैं जाऊँगा हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक में यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन बन गया। अब हैंडल क्लिक पे क्या करना है कि सेट रिजल्ट ही कॉल करना है, तो सेट रिजल्ट कॉल करना है, लेकिन इसको कनकिनेट करवाना है। कनकिनेट मतलब जैसे देखो यहाँ पर 7 इंटू 4, तो ये इस तरीके से आना चाहिए, 7 इंटू 4 जो है वो आना चाहिए। तो ये कैसा होगा, रिजल्ट डॉट, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा रिजल्ट, तो मैं लिखता हूँ रिजल्ट डॉट कनकिनेट, ये एक प्रॉपर्टी होती है डॉट, है ना, रिजल्ट डॉट कनकिनेट, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट
ई डॉट, यहां लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम, सिंपल। ये अगर इस पूरे को कंसोल लॉग कराया जाए तो भी पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। लेकिन अभी प्रोजेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि अभी दो फंक्शन और बनाने हैं, और वो दो फंक्शन कौन से, एक तो डिलीट बटन है। तो अभी हम लोग केवल डिफाइन कर देते हैं डिलीट बटन का कोड। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ लिखता हूँ डिलीट बटन, और ये डिलीट बटन भी एक एरो फंक्शन होगा, तो ये डिलीट बटन को भी मैं एक एरो फंक्शन कर देता हूँ। और इसी तरीके से दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ जो कि होगा कैलकुलेट, जो कि मेन फंक्शन है। कैलकुलेट यानी कि ये फंक्शन, सिंपल 4 फंक्शन का पूरा कोड यहाँ पर है। तो ये हो गया कैलकुलेट फंक्शन। अब देखिए आपका रिजल्ट, अब कैलकुलेटर चलने लगेगा। लेकिन मैं 8 इंटू 2 यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? तो इनपुट बॉक्स में हम जाएंगे, तो इनपुट बॉक्स में हमने वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा वैल्यू, और इस वैल्यू में इस रिजल्ट को देना पड़ेगा ये। अब यहाँ पर ये जो एरर है फिक्स हो जाएगा। तो 8 इंटू 2, जिसे मैंने लिखा यहाँ वैल्यू 8 इंटू 2 9, अभी भी वैल्यू नहीं आई है। और वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने ऑन चेंज का कोड अभी हैंडल क्लिक में कंसोल लॉक किया है। एक सेकेंड, हैंडल क्लिक चल रहा है कि नहीं हमारा, कंसोल लॉक पे जाते हैं। तो देखिए ई इज नॉट डिफाइंड, हैंडल क्लिक ई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ ई हमने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। तो ये ई जो है वो हैंडल क्लिक हो गया। अब अगर मैं यहाँ 9 इंटू 8 करता हूँ, तो देखिए ये आ गया, लेकिन इजिकल टू अभी नहीं चलेगा, लेकिन ये हो जाएगा। अभी क्लियर करेंगे तो क्लियर स्क्रीन भी चल रहा है। तो अब हमको जो कोड लिखना है वो कौन सा कोड लिखना है? अब हमको जो कोड लिखना है वो कैलकुलेट का लिखना है और डिलीट बटन का लिखना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट का कोड लिखता हूं, फिर हम लोग लिखेंगे डिलीट बटन का कोड। तो कैलकुलेट का जो कोड होगा उसको ट्राई और केज के अंदर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और ये जो ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के बाद क्या आता है, कैच। तो ये कैच ब्लॉक, ठीक है। कैच के अंदर यहाँ आ जाएगा ई आर आर, और ये इसके अंदर सिंपल सेट रिजल्ट में मैं लिख देता हूं सिंटैक्स एरर, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, कैलकुलेटर में क्या करवाना है, सेट रिजल्ट। सेट रिजल्ट के बाद यहां पर एक इवेल्यूट फंक्शन होता है जिसको इवेल बोलते हैं, इवेल। तो इवेल फंक्शन कॉल करेंगे, और इवेल फंक्शन क्या करेगा, इवेल फंक्शन क्या करेगा, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से कॉल होगा। यानी कि ये फंक्शन क्या करता है कि ये रिजल्ट में, तो देखिए अगर किसी ने 9 इंटू 2 9 इंटू 3 किया या 9 प्लस 3 किया, जैसे किसी ने 9 इंटू 2 किया या 3 किया, तो ये पूरी स्ट्रिंग इवेलेट में यहाँ पे चली जाएगी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो एज ए स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग में आएगा, और ये रिजल्ट में चला जाएगा। तो जैसे किसी ने इक्वल टू किया तो देखिए 27 यहाँ आ गया, यही तो हमको चाहिए था। तो ये हम लोगों ने कर दी। अब बचता है कोडिंग, डिलीट बटन की कोडिंग, और डिलीट बटन की कोडिंग के लिए और दूसरा चीज सिंटेक्स एरर। तो जैसा किसी ने ऐसे करके क्लिक किया तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गई, ठीक है। अब डिलीट बटन का कोड लिखते हैं। तो डिलीट बटन के कोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो सेट रिजल्ट है उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन डिलीट बटन का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए अगर डेमो में बात करें तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा 896 और यहाँ पे आपने डिलीट किया तो 6 चला जाना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो रिजल्ट डॉट स्लाइस फंक्शन यहाँ काम करेगा। तो रिजल्ट डॉट स्लाइस, और इस स्लाइस में मैं क्या कर दूंगा 0 कॉमा -1, तो ये लास्ट से एक को हटा देगा, ठीक है। तो जैसे अभी एक्चुअल पे आते हैं और यहाँ 96 लिखते हैं और डिलीट करते हैं तो 9 बन गया, और डिलीट करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, 75 -5 तो ये 70 हो गया। क्लियर स्क्रीन किया 8 इंटू 2 तो ये 16 हो गया, +3 तो ये 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिलीट किया तो ये 1 बच गया, यहाँ पर मैंने
क्लियर स्क्रीन किया तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है।